Sai Ram to all of you. आरंभ करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले कल की क्लास के बारे में चर्चा कि कल हमने जो काम दिया था वो आपने किया। Yes, ma'am. ओके, मोहित जुड़ चुके हैं, सुधांशु है, नरेंद्र है। आप कल एब्सेंट थे बेटा? यस मैम। सब ठीक है? यस मैम। कल क्यों नहीं ज्वाइन किया था? मैम नेट स्लो चल रहा था। ओके, कल की जो रिकॉर्डिंग है उसको एक बार ना, जिससे आपको पता चले कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। ठीक है? यस मैम। कल जो असाइनमेंट दिया था, कल जो काम दिया था, कितना किया और किसने किया बताइए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अदिति, सुधांशु, मोहित। यस मैम। किसने किया और क्या किया और क्या समझा? चलो तीनों बातें, तीन प्रश्न। कल के डिस्कशन से क्या समझा, क्या अनुभव किया और उससे संबंधित फिर आपने क्या काम किया? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ सुधांशु। मैम कल हमने ये समझा था कि साक्षात्कार का उपयोग क्या है और साक्षात्कार का महत्व हमारे जीवन में क्या है, क्योंकि हम जब तक अपने बारे में नहीं जान सकते या फिर जो दूसरे के बारे में अगर हम चरित्र या व्यक्तित्व के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं किसी महान व्यक्ति के साक्षात्कार लेकर, और उनके गुण हम खुद ग्रहण और उनका प्रभाव जीवन पर आएगा। यस करेक्ट। यस यस मैम। फिर आपने किया क्या? और मैंने इन पे फिर मेरे आसपास तो कोई मतलब ऐसा है नहीं, मतलब साक्षात्कार लेने का समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने प्रश्न जरूर तैयार किए हैं। ओके, बताएंगे मैं ये प्रश्न, चाहता हूं एक कि आध प्रश्न बताइए, सही भी हो सकते हैं मैं ये चाहता हूँ कि जो जैसी कोई हमारे जो स्त्रियां हैं, जो गरीब स्त्रियां हैं, और उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो इस समाज में रहती हैं जहाँ पे देश में स्त्रियों को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। तो मैंने कुछ ऐसे ही प्रश्न तैयार किए हैं। ठीक है, यस मैम। एक आध प्रश्न बताएंगे। मैम मैं सबसे पहले अगर किसी से पूछता तो मैं ये पूछता कि समाज में स्त्रियों की ऐसी दशा किस कारण से हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके विचार से? नहीं, पहला प्रश्न ये नहीं हो सकता सुधांशु, पहला प्रश्न नहीं हो सकता। तो मैम सभी लोग डिस्कस करें, सभी लोग अपने विचार रखें बजाय मेरी बात सुनने के। अदिति, नरेंद्र, मोहित। मैम शुरू में जब भी हम कोई इंटरव्यू लेते हैं तो थोड़े लाइट क्वेश्चन से शुरू करके इंटेंस में जाता है, इसने बिल्कुल शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि बिल्कुल सही बात है। तो पहला प्रश्न क्या होना चाहिए अदिति आपके हिसाब से? स्टार्टिंग कुछ एक एग्जांपल प्रश्नों का। मैम मैंने जो लिखा है वो तो है कि
आपको अपनी आत्मकथा आलो अंधारी लिखने के लिए किस बात ने प्रभावित किया? गुड, वेरी गुड। और कुछ? मोहित, एक ही प्रश्न सोचा दीदी, और कुछ? मैम और भी है। बताओ। जैसे कि मैम एक मिनट। मैम ये हो सकता है कि वो अपने जीवन के दोनों अध्यायों में क्या अंतर महसूस कर पा रही हैं। मतलब एक ऐसा भी समय था जब उनको अपने ही घर से निकलना पड़ा और एक अब ये समय है जब उनके पास अपनी एक अलग पहचान है। वेरी गुड, अच्छा प्रयास है। और 2 प्रश्न हो गए आपके। और ये है कि उनकी पुस्तक लगभग 25 भाषाओं उनकी पुस्तक का लगभग 25 भाषाओं में अनुवाद किया गया। क्या उन्होंने कभी यह सोचा था कि उनकी पुस्तक दुनिया भर में इतनी प्रसिद्धि और प्रेम अर्जित करेगी? गुड, ठीक है। और है प्रश्न क्या? यस क्योंकि मैम। हाँ, एक से बात करें फिर दूसरे के पास आए। मैम 3 और हैं। बताओ। तीनों अभी तक जितने बोले हैं सारे प्रश्न अच्छे हैं। अ, आम जनता के प्रति आम जनता के आपके प्रति स्वभाव में क्या बदलाव आए? हम्म और आप उन लोगों को क्या नसीहत या सलाह देना चाहेंगे जो कुछ करना चाहते हैं परंतु उनके पास साधनों की कमी है? हम्म और आखिरी ये है कि आपने अपनी आत्मकथा या किसी भी किताब में मैम एक ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा उनका इंटरव्यू और देख के पढ़ के ये वाला लिया था क्वेश्चन हम्म कि उसमें एक क्वेश्चन था कि आपने अपनी किसी भी किताब में या फिर अपनी आत्मकथा में ही कभी भी कुछ इस प्रकार कुछ भी नहीं लिखा कि किसी भी पाठक पाठक को ऐसा लगे कि आपने किसी से अपनी बीते कल की शिकायत की है या किसी को दोष दिया है। वेरी गुड। मैम बस। बहुत, सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी एक कमी है अभी कहीं, तो मैं सोच रही हूँ पहले सबका जान लें फिर हम बताएं। सुधांशु ने भी प्रयास अच्छा किया। सुधांशु, और भी हैं आपके प्रश्न? नो मैम। अच्छा बेटा, तो ऐसे ना डायरेक्ट हम किसी, देखो कल हमने कहा था कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, तो एकदम से ऐसी कोई चुभती हुई बात नहीं कहनी है जिससे व्यक्ति अपने दर्द की ओर चला जाए। एकदम उसके मन पे कुछ ऐसा हो जाए कि वो फिर आगे आपके साथ डिस्कशन करने में अच्छे से कंफर्टेबल ना हो पाए। तो प्रश्न ऐसे हों कि आप सामने वाले को आश्वस्त कर सकें कि आप बहुत आराम से उसके साथ बात कर रहे हैं, आप उससे जुड़कर आप कुछ जानना चाहते हैं। यस करेक्ट? मैम। तो पता है, जब तक आप ऐसे भारी भारी प्रश्न पूछेंगे या उसके मन को दुखाने वाले प्रश्न पूछेंगे, तो वो आपके साथ ओपन होगा ही नहीं, वो कंफर्टेबल होगा ही नहीं, वो आंसर करेगा ही नहीं। और करेगा भी ना तो बनावटी उत्तर देगा। और अगर आंसर बनावटी हुए तो आपके साक्षात्कार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है? नरेंद्र, आप अपना विचार रख सकते हो। नरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। मैम मैं अगली क्लास में अपने प्रश्न बनाकर रखूं। ठीक है, ओके, प्लीज ट्राई। मोहित, मोहित है क्लास में कि नहीं? यस मैम। हाँ मोहित, आपने कोशिश की बेटा? मैम पहला प्रश्न मतलब जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसका मैम रुचि और अरुचियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हम्म मैम ज़्यादातर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। और हाँ बेटा, अगर सभी लोग दूसरा ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें। जिसका
आप में से जिसको भी जिसके जो प्रश्न अच्छे लग रहे हैं उनको आप अपने प्रश्नों के साइड में लिख लीजिए, जिससे आप उनको जगह दे पाए। हाँ मोहित, वेरी गुड। उनकी रुचियां और हम रुचि और अरुचियों के बारे में, और दूसरा प्रश्न ले सकते हैं कि उनका शुरू से लेके आज तक का सारा सफर, जो कि हमें तो पता है लेकिन मैम हम उनके मुंह से सुनना चाहें, उनकी जिसका हम जुबानी, इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, उनकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या अफवाह है। करेक्ट। और अभी तो 2 ही हैं, और बना के मैं बता दूंगा। ठीक है, अब एक बार आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक व्यक्ति का साक्षात्कार लेना हो, और ये भी हो सकता है कि मोर देन वन हो। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनना चाहिए वो होना चाहिए साक्षात्कार दाता का नाम। सहमत हैं हमसे या नहीं? यस मैम। है ना? सबसे माना कि आपको उसका नाम पता है, लेकिन फिर भी सबसे आप जो लिख रहे हैं, आप जिसको कलमबद्ध कर रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर साक्षात्कार दाता का नाम आना चाहिए। दूसरा, उसका जन्म स्थान, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता यदि वो शिक्षित है तो, और यदि नहीं है शिक्षित तो उसकी कहेंगे जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं वो, और वीकनेसेस भी। हालांकि अपनी कमजोरियां लोग कम बताते हैं, लेकिन आपको जानने का प्रयास करना है। तो अपनी स्ट्रेंथ लोग बड़े दम के साथ बड़ी जल्दी बताते हैं, कमियों को थोड़ा सा दबा कर बताते हैं। यदि मैं आपको उदाहरण दूं, या अच्छा मैं ना बोलूं, आप ही बताओ, कोई ऐसा आपको अभी याद आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व याद आ रहा है जो बहुत अच्छा इंटरव्यू लेता है? संपूर्ण मीडिया जगत में? मैम राजा शर्मा। रजत शर्मा, गुड। आई थिंक आप सभी रजत शर्मा से वाकिफ सुधीर हैं। चौधरी। सुधीर चौधरी, यस। तो आपने देखा ना इन लोगों को कि किस तरह से जो बात साक्षात्कारदाता नहीं बताना चाहता है, उस बात को भी किस तरह से बड़े प्रेम से, कर्कशता से नहीं, बड़े प्रेम से ये लोग निकलवा लेते हैं। और साक्षात्कारदाता खुद अपने उत्तरों में फंस जाता है। हम्म? तो आप जो कर रहे हैं ना, आप लोग केवल एक कहेंगे ना कि बस निभा नहीं रहे हैं आप, कि मैंने कह दिया इसलिए आप इंटरव्यू के 5 प्रश्न बना लीजिए, इस वजह से आप किसी का इंटरव्यू लीजिए। आज नहीं, हमेशा ये सीखी हुई कला आपको जिंदगी में काम आने वाली है। आगे जाकर आप चाहें कॉलेज लेवल पर किसी भी फील्ड में जाएं, कुछ भी करें, इंटरव्यू लेने के लिए आपको कई मौके मिलेंगे। और कुछ नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई शिक्षक, कोई व्यक्तित्व आपको इतना प्रभावित करता है कि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो भी आपको ये कला बहुत काम आएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि केवल एक आपको काम दिया हुआ, टास्क दिया हुआ तो आपको बस करना है, उसको समझ के करना है। तो इंटरव्यू लेने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, उसका नाम, उसका पता, उसका जन्म दिनांक, उसका जन्म स्थान, उसकी रुचियां, उसकी शक्तियां, उसकी कमियां,
इसके बाद आप आएंगे उद्देश्य पर। करेक्ट। अब उद्देश्य निर्भर करता है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप उससे जुड़ी हुई क्या बात जानना चाहते हैं। इंटरव्यू ऐसे व्यक्ति का भी हो सकता है जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित है, जिसने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तब आपके प्रश्न अलग प्रकार के होंगे। और जब आप एक निचले तबके के, एक पिछड़े तबके का और एक कहेंगे कि समस्या से जूझते हुए व्यक्तित्व का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं, तब अलग तरह का प्रश्न निर्माण होगा। तो आप अच्छे से इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप अपने इस परिचय से एक, और परिचय में क्या, आपको सिर्फ उसका परिचय नहीं लेना है, आपको अपना परिचय देना भी पड़ेगा। तभी आप सामने वाले को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में लेकर आ पाएंगे। इतना टाइट माहौल नहीं बना के रखना है कि वो आपसे मुखातिब भी ना हो, आप पूछें और वो जवाब ही ना दे, आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है? एम आई राइट? यस मैम। सभी को आवाज आ रही है? ऋतु है क्लास में? आई थिंक ऋतु हैज लेफ्ट बट ज्वाइन अगेन, आई डोंट नो। हाँ ऋतु, आपको क्लास में? ऋतु, आपने कुछ प्रिपेयर किया? ऋतु माइक अनम्यूट कीजिए। ऋतु, आपको आवाज आ रही है नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा आप तक हमारी आवाज पहुंची है या नहीं। चलो ठीक है, जब तक ऋतु को टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तब तक हम जानते हैं कि प्रश्नावली निर्माण क्या है और उसके बारे में ऐसा क्या है जो आपको जानना चाहिए। आपके काम की जो बातें हैं उन्हें नोट कीजिए, बाकी जाने दीजिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? यस मैम। चलो ठीक है। प्रश्नावली निर्माण में एक आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव तथा प्रयोग में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव विधि है। दो विधियां हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हिंदी में इसे कहेंगे आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि आप जानते हैं क्या होती है? किसी को पता है वस्तुनिष्ठ का मतलब? मैम यदि किसी नहीं, भी क्वेश्चनर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव टाइप हो सकते बहुत सही, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको पता है ना आपके जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसमें भी तो ये हुआ है कि 50% आपके कैसे प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। तो जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो खुले प्रश्न और बंद प्रश्न। जो बंद प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपने चॉइस दे दी ए बी सी डी या ए और बी, तो उत्तर देने वाले को सिर्फ उन ए और बी में से ही आंसर करना है। राइट? बंद प्रश्न। और एक होते हैं खुले प्रश्न। खुले प्रश्न का मतलब है कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है, इस तरह के प्रश्न। ये खुले प्रश्न होते हैं। बोलने वाले को, साक्षात्कारदाता को अपनी बात कहने की यहाँ गुंजाइश होती है। ठीक है? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब तथ्यात्मक सूचनाओं की आवश्यकता हो। प्रश्नावली का निर्माण
इस प्रकार किया जाता है कि जिस व्यक्ति का आप साक्षात्कार ले रहे हैं उसके वांछित गुणों का मापन हो सके, हमें ये समझ आ सके कि हम उसके बारे में क्या बातें जानना चाहते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जितना मैंने बताया बताओ, उसका कुछ पूछना है? नो मैम। सभी को क्लियर है वाली बात? यस मैम। इतने छोटे अक्षर है कि दिखाई नहीं दे रहा है ना? देखते हैं कुछ बातें हम प्रश्नावली की ओर जाने, उसके बाद काम की बातें नोट करते जाएंगे, क्योंकि आज के बाद अब आप लोग अपनी प्रश्नावली बनाकर और उस पर काम करना शुरू करेंगे। सामाजिक शोध में आधार सामग्री को यानी डाटा कलेक्शन को प्राप्त करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से तथा छोटे चुने हुए एक समूह से, जिसके सदस्य विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं या मान लीजिए सीमित भी हैं, तो कम समय में कम व्यय में सूचनाएं एकत्र करने का एक तरीका है। इस प्रविधि में उत्तरदाता प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर, आप उसको एक पेपर दे सकते हैं प्रिंट किया हुआ, वो खुद भी भर सकता है। और दूसरा होता है कि जहाँ पर लोग निरक्षर होते हैं, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं होता, वहां पर प्रश्न पूछने वाला यानी शोधकर्ता, या हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार लेने वाला प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है। दो तरह से प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। प्रश्नावली की परिभाषाओं में उतना नहीं जाना है हमें। तो प्रश्नावली सामाजिक घटनाओं या किसी व्यक्ति के विषय में अध्ययन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक टूल है, एक यंत्र है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, इसमें अनेक प्रश्नों का संकलन होता है। प्रश्नावली जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हैं या जो समस्या है, उसके उद्देश्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। प्रश्नावली सामान्यतः प्रिंटेड यानी छपी हुई होती है, कुछ परिस्थितियों में टाइप की हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में हाथ से लिखे हुए प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्नावली आप डायरेक्ट जाकर भी मिल सकते हैं और दे सकते हैं, और डाक द्वारा भी पहुंचाई जा सकती है। सूचनादाता प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देता है और निर्दिष्ट यानी जहां पर जगह दी हुई है वहीं पर भरता है। प्रश्नावली जो है वो शिक्षित सूचनादाताओं के लिए होती है। ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नावली जो है उसके प्रश्न सरल हों, संक्षिप्त हों, बोधगम्य में हों, और सबसे बड़ी बात, जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं वो उद्देश्य को पूर्ण करने वाले। क्लियर? यस मैम। तो अब ये जितनी हमने चर्चा की, इतनी चर्चा काफी है अभी आपको अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो एक एक करके बस अब ये चर्चा और करें मेरे साथ कि क्या सोचा है। जैसे मैंने कल आपको ऑप्शन दिए थे, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के बाद आपको उससे संबंधित कुछ प्रिपेयर करना है। आप बुक क्रिएटर की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा था आप पीपीटी के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप कहानी लेखन कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई रेखा चित्र या संस्मरण भी लिख सकते हैं, आप
स्वरचित कविता निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कुछ और आपको याद आ रहा हो तो आप मेरे साथ चर्चा करें, और आप क्या करने का आपने सोचा है वो मुझे बताएं। प्रश्न निर्माण करना मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतने आज के डिस्कशन के बाद आ गया होगा। तो एक एक करके आप बता सकते हैं कि अभी कुछ सोचा है या नहीं सोचा है, या दो तीन चीजें अभी मन में चल रही हैं, आपको निर्णय लेना है। अभी तक आपकी जो भी प्रक्रिया चल रही है, वन बाय वन शेयर विद मी। मैम मैम ऐसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं लिखना क्या? नहीं, क्वेश्चन आंसर तो सिर्फ आपके डाटा कलेक्शन के लिए है। हाँ, आपको मतलब जो भी आंसर मिलेंगे हमको, या मतलब जो भी साक्षात्कारदाता हमें उत्तर देंगे, वो हमको एक जगह पे बस उसे कलेक्ट करके उसे अच्छे से मतलब लिख के सबमिट करना है, ऐसा कुछ मतलब दिखाना है। सबमिट करना है। और अगर ऐसा लगता है ना कि आपने प्रश्न बहुत अच्छे पूछे, आपको उत्तर बहुत अच्छे मिले, तो आप उसको एज इट इज भी प्रेजेंट कर सकते हो। एज इट इज भी प्रेजेंट कर सकते हो। आपको अपना 7th क्लास का चैप्टर याद आ रहा है? कौन सा बताओ, जिसमें इंटरव्यू था, साक्षात्कार था? 7th क्लास का। मैं आपको बहुत पीछे ले जा रही हूँ। याद है किसी को? 7th क्लास का चैप्टर जो एक साक्षात्कार था। लास्ट में था वो चैप्टर, लास्ट, सेकंड और थर्ड। नहीं याद? अच्छा चलो ऐसे बताओ, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। पाठ याद है भी या नहीं? धनराज पिल्लई, मैम धनराज पिल्ले, हॉकी। है ना, हॉकी प्लेयर। तो याद आया ना, उसमें यही तो है। उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसे क्यों थे, क्या बचपन से ऐसे थे, आपने ये उपलब्धि कैसे पाई, आज आपको इस कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर कैसा लगता है। जैसे अभी अदिति ने बताया, जो प्रश्न बनाए हैं अदिति ने, मोहित ने, सुधांशु ने। ऋतु से तो बात ही नहीं हो पाई, और नरेंद्र ने भी प्रिपेयर नहीं किए। तो आप जब प्रश्न पूछेंगे, आपको जो उत्तर मिले हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे प्रश्न और उनके संदर्भ में मिले हुए उत्तर बड़े ही रुचिकर हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो आप उनको इसी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा पूछा, जैसा उत्तर आया, आप उसको एज इट इज भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब आप उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? आप स्लाइड के रूप में प्रेजेंट करेंगे, या आप उसके ऊपर कोई चार्ट बना लेंगे, या आप कोई बुक बना लेंगे? इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और जो आपको मिला है, जो जानकारी मिली है, आप उसके आधार पर एक कहानी निर्माण भी कर सकते हैं, उनके जीवन परिस्थितियों को समाहित करते हुए। आप उनकी जीवन परिस्थितियों से प्रभावित होकर कविता भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सब अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। टोटली फ्री कि आप उसे प्रस्तुत कैसे करना चाहोगे। एनी अदर क्वेश्चन? ऋतु, अब आप बोल सकते हो क्या? यदि नेटवर्क प्रॉपर हो तो ऋतु आंसर करो, आपने क्या किया? चलो ऋतु से बाद में व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, आवाज नहीं आ रही तो। बाकी नरेंद्र, आप प्रिपेयर करके रखना और काम करना शुरू कर दें। लेकिन सभी ध्यान रखें, इस पाठ में आप जो ये प्रिपेयर करेंगे, उसमें ये उल्लेख जरूर रहेगा किसी न किसी रूप में कि आपकी ये परियोजना भक्तिन पाठ पर आधारित है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ को आपने आधार बनाया है।
ओके, यस और नो कुछ तो बोलो, समझ नहीं आता नेटवर्क है या नहीं। यस मैम। तो आप लोग आंसर करते रहा करो, क्योंकि वीडियो बंद कर लेते हैं, ओके, वॉइस क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्ड बीच बीच में नहीं करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आप हैं या नहीं स्क्रीन के उस साइड। अच्छा, और कोई विशेष बात जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, कोई विशेष उपलब्धि, कोई विशेष अनुभव, कोई विशेष बात? मैम, यस अदिति। मैं जब कल इनका इंटरव्यू, मतलब बेबी हलदर का इंटरव्यू पढ़ रहे थे, मतलब देखा भी था, तो उसमें जब ये क्वेश्चन किया था कि अब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, तो उन्होंने अपने 2 एक्सपीरियंसेस बताए जो बहुत फनी भी है और बहुत स्ट्रेंज भी है। तो उन्होंने बताया कि एक दिन जब मैं अपने घर में घरेलू काम कर रही थी, तब 2 न्यूज़ रिपोर्टर आए मेरे पास, एनडीटीवी के और एक और कुछ नाम था। तो उसमें आए, उन्होंने आके पूछा, उन्हें देखा और पूछा कि बेबी हलदर हैं क्या घर पे? उन्होंने कहा हाँ है, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला देती हूँ। वो ऊपर गए और फिर वो अपना फ्रेश होके नीचे आई कि हाँ अब बताइए क्या बात है। तब उन्हें समझ में आया कि बेबी हलदर उनके ही सामने थी तब से। और फिर दूसरा इंसिडेंस उन्होंने बताया कि एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी अपनी बुक लेके हाथ में, मैं उसे पढ़ रही थी, तो मेरे पास एक सज्जन आए और उन्होंने पूछा कि ये तो बेबी हलदर की किताब है, ये आपके पास कहाँ से आई? अच्छा। तो मैं ही हूँ, मेरी ही किताब है ना। सच में ना, बहुत कारण ये है ना कि उनका पता है, एक अभी मेरे पास नहीं है, 2 साल पहले मेरे को किसी ने वीडियो शेयर किया था, बेबी हलदर और तातुश दोनों के जीवन के से संबंधित, कि किस तरह से उनकी लाइफ में चेंज आया। बड़ा प्यारा और शॉर्ट वीडियो था। तो अब वो टेक्निकल उसमें कहीं चला गया, समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप उसमें देखते ना तो वो इतनी सहज थी, और वही बात ना, इतनी जमीन से उठकर वो ऊपर आई थी कि आमने सामने आकर भी लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे, है ना। अच्छा, और एक और बात अदिति, जो कल आपने हमारे साथ शेयर की थी, हम चाहते हैं कि आप अपने बाकी साथियों के साथ भी बताओ, क्योंकि वो भी इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छी बात है और पता लगने योग्य है। माइक अनम्यूट, माइक अनम्यूट, माइक अनम्यूट, माइक अनम्यूट सॉरी करें। मैम, मैं वो ज्यादा जोश कोई बात नहीं। ये चीज़ नॉर्मली स्टेशनरी है ये, इसे हम कह सकते हैं ये एक पेंसिल बॉक्स है जो पूरी तरह से कार्डबोर्ड से बना हुआ है 100%। ये अभी हमको मिला भी है, लेकिन पहले भी मैंने इसे यूज़ किया है और बहुत अच्छी चीज़ है ये, सबको पता लगना चाहिए, क्योंकि आजकल हम जो, मैम एक इको मिनट, फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें ये सब मैम वो ये अपेक्षा, टाइम ही ऐसा है ना, तो सबके घर में कुकर ही चलता है। कोई बात नहीं। ठीक है, चलने दो उसको, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है ऐसा मान के चलो, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जानबूझ के हम डिस्टरबेंस नहीं करते, लेकिन कभी ऐसा कुछ होता है कुछ जिसे रोका नहीं जा सकता, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर भी की थी, तो ये सब स्टेशनरी है, पेंसिल्स और 2 पेन्स। इसमें ख़ास बात ये है कि जो हम नॉर्मल पेंसिल्स यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से लकड़ी की बनी होती है, और उन्हें प्रोड्यूस करने में लगभग हर रोज़ 4 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं हर रोज़, सिर्फ इंडिया में। अब आप सोच सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड क्या होता होगा। ये जो पेंसिल्स हैं जो मेरे पास हैं, ये रिसाइकल्ड पेपर से बनी हुई है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और रिसाइकल पेपर है तो उसमें कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है। और इसके पीछे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसके पीछे ये जो कैप्सूल्स दिए हुए हैं, इनमें बीज हैं,
किसी भी चीज़ के मेरे पास जैसे हैं वो प्याज के हैं, तुलसी के हैं, टमाटर के हैं, गेंदे के फूल के हैं और पालक के बीज हैं। ये जब आप पेंसिल वन टाइम यूज पेन है, आप इसे यूज करो, थ्रो करो, कोई फर्क नहीं। और हाँ, पेन भी इसमें कार्डबोर्ड से बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसका पूरा पेन भी बहुत अच्छा है, कार्डबोर्ड से बना है। ये आप पेन वन टाइम यूज है तो इसलिए आप फेंकने की बजाय इसको ऐसे ही मिट्टी में लगा दो बस। ये जो पेंसिल भी है बीज की तरफ से, इसको ऐसे मिट्टी में लगा दो, पानी देते रहो। ये कैप्सूल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी, सिर्फ बीज बचेगा, उससे आप पौधे लगा सकते हो। तो आपको ये फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये पेन कार्डबोर्ड से बना है। ऊपर जो थोड़ा बहुत प्लास्टिक यूज़ हुआ है उससे वो हम नॉर्मल पेन में भी देखते हैं, लेकिन इसकी जो कोटिंग है ये पूरी तरह से कार्डबोर्ड से, और ढक्कन पूरी तरह कार्डबोर्ड से बना हुआ है। और मेरे पास जो बहुत सारे, यस मैम, क्या 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 बताओ बताओ, प्लीज कंटिन्यू। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ये उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है नोटबुक है। अच्छा, ये सिंपल नोटबुक नहीं है। आप इसको पेजेस, आप इसके ये जो पेजेस है, मैंने उसमें हिंदी का कुछ कुछ काम भी किया है, तो ये जो पेजेस हैं आप इन्हें यूज़ करो। नोटबुक ख़त्म हो जाएगी, आपको रद्दी में देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ही स्प्राउट्स के सीड्स एम्बेडेड हैं। तो ये इसमें कुछ कुछ खुरदुरा खुरदुरा जो लग रहा है, इसमें पहले से ही बीज हैं। ये जो यहाँ पर काफ़ी रफ दिख रहा है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जैसे हम नॉर्मली स्प्राउट्स को जर्मिनेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसे 5-10 दिन के लिए पानी में भिगो के रख देते हैं, वैसे ही आपको इसके साथ करना है। इसका ये पेज निकालो पीछे का और उसे पानी में भिगा के रख दो। फिर जब ये स्प्राउट्स जर्मिनेट हो जाएंगे, आप पेपर के साथ ही उसे मिट्टी में डाल दो, उसमें से पौधे आ जाएंगे। पौधे आ जाएंगे। हाँ अच्छा, तो बीच के जो पेजेस हैं उनमें तो नहीं होंगे ना स्प्राउट्स, ओनली कवर पेज पे होंगे, हाँ मैम, सिर्फ कवर पेज पे। है ना? क्योंकि बीच में तो नहीं रख सकते, वो फिर लिखते नहीं बनेगा, हाँ है ना? तो यस, गुड। जिसने भी क्या मैम, है अगर आप अच्छा। इससे और भी स्टेशनरी देखोगे तो और भी बहुत सारे, जैसे रीयूजेबल नोट पैड्स और नोटबुक्स आजकल आई हैं। जैसे कि आप किसी भी नोटबुक में कुछ भी लिखो, पूरी नोटबुक भर जाएगी। उसके बाद आप उसके साथ स्पेशल पेन्स या पेंसिल्स भी वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एक कटोरी लो, उसमें थोड़ा सा पानी भरो, नोटबुक को ऐसे बंद करो और उसके ऊपर कटोरी रख दो। रख के माइक्रोवेव में 10 से 15 सेकेंड के लिए उसको डाल दो। वो जो भी लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा और आप नोटबुक को वापस यूज कर सकते हैं। ऐसी स्टेशनरीज भी आई है। वाओ, गुड। तो ये आप सब नॉर्मल शार्पनर से शार्प कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसीलिए मुझे लग रहा था कि हाँ, एक इको फ्रेंडली अवेयरनेस लाने के लिए, है ना? और जैसा हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लास्टिक हम ना यूज करें, कम से कम यूज करें, धीरे धीरे अपनी जिंदगी से प्लास्टिक के प्रयोग को हटाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक जब बोलते हैं तभी इस तरह की जागरूकता आती है। दैट्स व्हाई आई वांट कि मैम, ना आप प्लास्टिक को हटाने से पहले एक और चीज़ हो सकती है कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो प्लास्टिक का बना हुआ, कोई भी कंटेनर हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या फूड पैकेट्स होते हैं, तो आप हमेशा उसके पीछे कोई भी चीज़ होगी, आप उसके पीछे देखोगे प्लास्टिक का ट्रायंगल बना होता है, रिसाइकलिंग वाला ट्रायंगल बना होता है। उस ट्रायंगल के अंदर एक नंबर लिखा होता है, 1 से 7 के बीच में नंबर लिखे होते हैं। वो जो नंबर होता है वो डिनोट करता है उसके प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स को, या प्लास्टिक जिस तरीके का उसमें यूज हुआ है। सबसे इजी चीज जो होती है, आप कोशिश करो या तो आप ऐसे कंटेनर्स ढूंढो जिसमें 1, 6 या 7 नंबर की चीज़ हो। वो बहुत इजीली रिसाइकल होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप उसके बाद बाकी के नंबर्स पे जाइए जो कि इतने आसानी से रिसाइकल नहीं होते हैं। और उससे भी बेटर है कि आप कोशिश करें कि ऐसे कंटेनर खरीदें जिसमें कांच की शीशी हो, प्लास्टिक पैकेजिंग से ज़्यादा। और अगर आपको फिर भी मजबूरी में ऐसा प्लास्टिक पैकेट्स खरीदने पड़ते हैं, फूड पैकेट्स, तो जैसे बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, ये सब तो पैकेट्स में ही आते हैं, तो उसके लिए आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। आप एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए। काम करेंगे, सुनो, बहुत सारे आइडियाज हैं अदिति के पास, न्यूमरस। एक काम करेंगे अपन कि
स्पीच या डिबेट, ऐसा कुछ प्लान करेंगे, अभी नहीं, कुछ समय बाद। तो प्लीज सभी सम टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उनमें से फिर हम चुनेंगे और इस तरह के विषयों पर हम भाषण या वाद विवाद, जैसे दुनिया से या हमारे, दुनिया को छोड़ो, हम अपने जीवन से, हम अपने जीवन को प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो इस तरह से हम एक चर्चा रखेंगे। Let's see. या और भी विषय हैं तो विचार करना है जो डिस्कस करते हैं फिर किसी क्लास में। तो थैंक यू अदिति वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सभी को इस बात से अवगत कराने के लिए, आई होप सभी ने इस बात को समझा होगा, जाना होगा। एनीबॉडी, आप अपने जो हमारा व्हाट्सएप है उसमें आप लिख सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी सवाल आप लिख सकते हो। और प्लीज अपनी इस परियोजना को अब क्रियान्वित कीजिए सभी लोग। ओके, चलो शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। Sai Ram. God bless you all. सायरा मैम। Have a good night.